खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से है, जहां पर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराए जाने का मामला प्रकाश में आया है। आपको बताते चले कि एएसआई मशीनरी से जुड़े लोग चमत्कार बताकर धर्म परिवर्तन जो है यहां पर किया जा रहा था, और जिसमें कि पुलिस ने छापेमारी कर यहां से धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करने वाले उन्नाव जिला निवासी युवक को हिरासत में ले लिया है। दरअसल गुरबख्शगंज थाने की पुलिस को सूचना मिली थी कि यहां पर बरदा गांव के एक घर के भीतर कुछ बाहर से आए लोग भोले भाले हिंदू महिला, पुरुष और बुजुर्ग के साथ साथ बच्चों को चमत्कार का प्रलोभन व असाध्य बीमारी दूर करने के बहाने से उन्हें ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। और जिस पर कि पुलिस ने यहां पर छापेमारी की तो लगभग 25 से 30 की संख्या में हिंदू इकट्ठा थे और उन्नाव जिले के मोरावा निवासी राजेश कुमार उर्फ डेविड उन लोगों को ईसाई धर्म में शामिल होने के लिए लगातार प्रेरित कर रहा था। थाना क्षेत्र गुरबख्शगंज रायबरेली में एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो है वो बरदर गांव में है और धर्म परिवर्तन का कार्य कर रहा है। मौके पर गुरबख्शगंज थाने की पुलिस पहुंची और वहां उन्होंने जाकर देखा तो पाया कि 25-30 महिलाएं, बच्चे और बूढ़े भी शामिल हैं, जिनको चमत्कार एवं प्रलोभन दे करके धर्म परिवर्तन का कार्य किए जा रहे हैं। उसमें जो प्रकाश में आया व्यक्ति जो है राजेश कुमार उर्फ डेविड, जो मोरावा उन्नाव का रहने वाला है, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और इस संबंध में 540/24, 3/5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध जो कानून बना है उसके संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया है और इस घटना में अन्य किसी व्यक्ति की भी संलिप्तता के संबंध में जांच की जा रही है। थाना क्षेत्र। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ रायबरेली से संवाददाता ओम शंकर शुक्ला जी जुड़ गए हैं। तो ओम शंकर शुक्ला जी, ईसाई मशीनरी का मामला जो है वो प्रकाश में आया रायबरेली से, क्या कुछ जानकारी है, विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, लगातार कई महीनों से जो है ये ईसाई धर्म के नाम पर धर्मांतरण का खेल जो है वो चल रहा था और इसमें भोले भाले गरीब और ज्यादातर जो है वो जो दलित महिलाओं को शिकार बना रहे थे ये मिशनरी के लोग, जिसके सूचना पर जो है पुलिस ने जो है छापा मारकर जो है धर्मांतरण प्रार्थना सभा के नाम पर धर्मांतरण करा रहे डेविड नाम के एक युवक को हिरासत में लेकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। ओम शंकर शुक्ला जी, ये ऐसा पहला ही मामला है या फिर पहले भी ऐसे मामले हो चुके हैं? क्योंकि जिस तरीके से भीड़ यहाँ पर एकत्रित थी तो हो सकता है कि पहले से उनके जो है कनेक्शन लोगों से बने हुए हों। जांच कर रही है और पहला मामला नहीं, जनपद में कई स्थानों पर जो है इस तरह के जो है गिरोह पूरी तरह से सक्रिय है और समय समय पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। लेकिन चूंकि जिस मामलों में 7 साल से कम की सजा होती है उसमें आरोपी को जेल नहीं भेजा जाता, इसका एक फायदा जो है ये लोग उठाते हैं और कुछ दिन बाद जो है अलग अलग गांवों में फिर वो गरीबों को जो है वो इस तरह से जो है प्रलोभन देकर जो है अपने जाल में फंसाते हैं और इनका गिरोह फिर सक्रिय हो जाता है। जी वही ओम शंकर शुक्ला जी, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई है उसमें खास तौर पर महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। जी बिल्कुल, जो है जो ज्यादातर इसमें दलित बिरादरी की महिलाएं होती हैं जो गरीब तबके से आती है, उनको जो है धन का लालच और बीमारियों से निजात से तरह तरह के उनको जो है प्रलोभन दिए जाते हैं और इसी लालच में बैठकर ये लोग अपना जो है उद्देश्य पूरा करते हैं। हालांकि इस बारे में जिला प्रशासन ने भी एक सराहनीय कदम अब शुरू कर दिया है लोगों को जागरूक करने का कि इस तरह के जो है अंधविश्वास के नाम पर जो धर्मांतरण का खेल चल रहा है इससे जो है बचे। जी, इस मामले में पुलिस की ओर से क्या कुछ अभी तक कर लिया गया है? जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि छापेमारी की गई है, क्या कोई गिरफ्तारी भी इसमें हुई है? जी बिल्कुल, उन्नाव जनपद के रहने वाले जो प्रार्थना सभा के मुखिया के डेविड नाम का युवक, उसको हिरासत में लेकर जो है न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है। ठीक है ओम शंकर शुक्ला जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के विधानसभा खैर में होने वाले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा स्वर्गीय सांसद राजवीर दिलेर के पुत्र सुरेंद्र दिलेर को भारतीय जनता पार्टी हाईकमान के द्वारा
प्रत्याशित घोषित कर दिया गया है, जिसमें कि आपको बताते चले उन्हें प्रत्याशी घोषित करने के बाद सियासी गलियारों में भी हलचल पूरे तरीके से तेज हो गई है। राजनीतिक जानकारों की माने तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 में सांसद राजवीर दिलेर का टिकट कटने के बाद भी जब सांसद राजवीर लोकसभा हाथरस 2024 के सांसद प्रत्याशी अनूप वाल्मीकि के समर्थन में रैली में पहुंचे तो योगी आदित्यनाथ के द्वारा उनके लिए जमकर कसीदे पड़े थे, और जिसके बाद आपको बताते चले कि उन्हें एक अच्छा सांसद मंच से संबोधित किया गया था, और जिसके बाद राजनीतिक के जानकारों के द्वारा सांसद राजवीर दिलेर के लिए आगामी समय में कुछ अच्छा होने का दावा भी किया जा रहा था, लेकिन हार्ट अटैक के कारण जो है सांसद राजवीर दिलेर की दर्दनाक मौत हो गई थी, और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनके बेटे सुरेंद्र दिलेर को विधानसभा खेर के क्षेत्र से विधायक का प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। खैर से बहुत अच्छी तैयारी चल रही है और जनता का वहाँ पे बहुत प्यार और समर्थन मिल रहा है, और बस अब पिताजी नहीं है तो सारा जिम्मेदारी और सब परिवार की, और जो उन्होंने एक लेगेसी छोड़ी है उसकी सारी जिम्मेदारी मुझ पे आ गई है, तो उसका मान रखते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे, योगी मोदी की सरकार में किस तरीके के विकास कार्य हुए हैं? माननीय योगी जी व मोदी जी की सरकार में उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। लगातार सरकार की योजना व लाभ जनता को मिल रहा है। सड़कों के जाल बिछाए जा रहे हैं, बहुत बढ़िया यूपी के गवर्नमेंट काम कर रही है। विद्युत की आपूर्ति हो रही है, 22 से 24 घंटे शहरों में लाइट मिल रही है, 18 से 20 घंटे गाँव में लाइट मिल रही है। वह गरीबों को मुफ्त राशन मिल रहा है। स्वास्थ्य की ओर देखें तो आयुष्मान कार्ड व स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ जनता पा रही है, और जैसे कि आप सभी को पता है योगी जी के नेतृत्व में खैर की जनता मुझे चुनती है, तो उसी प्रकार जैसे मेरे पिताजी और मेरे दादाजी ने आजीवन सेवा करी है एक विनम्र भाव से, वही मैं आगे बढ़ते हुए करूँगा, और जनता के हित में काम करते हुए मैं आगे बढ़ूँगा, और हमेशा जनता के लाभकारी लाभ में जो भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर होगा वो मैं करूँ। योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो रहा है। सभी अपराधी अपराध करने से भयभीत हैं, डरते हैं, और बहुत बढ़िया काम हो रहा है। इसी के साथ साथ नारी शक्ति सशक्तिकरण चल रहा है, और उन सब के लिए सुरक्षा की योजनाओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में 2 दिन पहले भाकियू के मंडल अध्यक्ष से परेशान किसान ने आत्महत्या की चेतावनी दी थी, और जिसमें कि आपको बताते चले कि राजेश टिकैत के किसान महापंचायत में कोई अनहोनी न हो सके, इसके लिए जिन किसानों ने आत्महत्या की चेतावनी दी थी उन सभी लोगों के घर पुलिस पहुंची और सभी पीड़ितों को नजरबंद रखकर उन्हें जब तक सभा समाप्त नहीं हुई तब तक पीड़ित किसान अपने अपने घरों में ही पुलिस के द्वारा नजरबंद रखे गए। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बिजनौर में आयोजित किसान महापंचायत में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। महापंचायत में राकेश टिकैत ने किसानों के मुद्दों पर प्रशासन के साथ साथ स्थानीय सरकार पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिजनौर के किसान सरकार और पुलिस प्रशासन के अत्याचारों का सामना लगातार कर रहे हैं। टिकैत ने प्रशासन पर किसानों को जानबूझकर परेशान करने और उनकी समस्याओं को नजरअंदाज करने के गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन ने किसानों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन और भी तेज किया जाएगा। महापंचायत में पहुंचने पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार और ईवीएम पर भी जमकर निशाना साधा। राकेश टिकैत ने उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव को लेकर कहा कि जनता वोट नहीं देती लेकिन जीतते यही हैं। ईवीएम मशीन भाजपा सरकार की मौसी है। आगे उन्होंने क्या कुछ तंज कसे आप सुनिए। तो बिजनौर वासी का कहना ये है कि यहाँ का प्रशासन और सरकार तंग बहुत कर रही, ठीक है,
बे फसल हाथी नुकसान कर जा, हाथी को कुछ नहीं, हाथी जो हो रहा करंट पड़ते कहीं तक मर गया तो किसान जेल में। भेड़िया सारों को यहाँ पे जो जंगली जानवर हैं 50 किसान मार दिए, तो क्या उनका दाह संस्कार अब डीएम और एसएसपी के यहाँ पर करना शुरू कर दे? उस पर कोई एक्शन नहीं। मतलब क्या आदमी की कीमत कम है? गन्ने भुगतान हुए नहीं, गन्ने का रेट नहीं बढ़ा। क्या बिजनौर के किसान या बहराइच के किसान 2 जिलों में ये आतंक है? क्या कहीं बाहर चले जाए अपनी फसल छोड़ के? ये सरकारों की पॉलिसी जो है वो अधिकारी की कलम और उसके चेहरे से दिखाई देती है। जो सरकारों की पॉलिसी है, तो सरकारों की पॉलिसी ठीक नहीं, खास करके दिल्ली की ठीक नहीं। वो लखनऊ को भी कुछ नहीं करने दे रही। अगर लखनऊ कुछ करना चाहे तो दिल्ली बैठा डंडेल जी। तो भाई ये आंदोलन जो होंगे तो पंचायत है अपनी मीटिंग करी, और इस तरह की मीटिंगें पूरे देश भर में हम कर रहे हैं। चाहे वो छत्तीसगढ़ का मामला हो, वहाँ पे आदिवासी बना के मुख्यमंत्री सारे जंगल काट दिए, यहाँ पे पेड़ लगवा रहे, और हसदेव के वहाँ पे जंगल काट दिए कई लाख पेड़। यहाँ पे कह रहे जी पेड़ लगाओ, सारे अधिकारी लगा रखे, सारे लगा रखे, एक पेड़ लगवाओ, कह लीजिए फोटो खिंचवा लो, पर्यावरण को बचाओगे। और जो हमारा 500 साल पुराना, हजारों साल पुराने जंगल है वे सारे काट दिए। तो भाई सरकार बहुत बेटा भाई, ये व्यापारियों की सरकार है, उद्योगपतियों की। सब जमीनों पे विवाद कर रहा, व्यापारी जमीन खरीद रहा, विवाद कर रहा, अधिकारी उनका साथ दे रहा है, क्योंकि दिल्ली बड़ा डंडेलची होगा। दिल्ली वाला दिल्ली कर रही सारा काम, अधिकारी भी उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कमरे से बाहर निकल रहे बिजनौर के रहने वाले शुभम कुमार के हाथ में गोली लग गई। आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर में लगातार जिस तरीके से मुठभेड़ चल रही है, इस बीच आम जो लोग हैं वो भी अब इन गोलियों का शिकार हो रहे हैं, जिसमें कि आपको बताते चले कि जिससे वह युवक जो है गंभीर रूप से घायल हो गया, और अब शुभम फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। आपको बताते चले कि शुभम के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल आपको बता दें कि शुभम जनपद बिजनौर के कितरपुर थाना क्षेत्र के बसेड़ा गांव का रहने वाला है, और जहां पर शुभम पिछले 2 वर्षों से जम्मू कश्मीर में हेयर कटिंग का काम करता है, और वह अपने कमरे से निकल ही रहा था कि बाहर तभी आतंकवादियों ने फायरिंग कर दी और शुभम के हाथ में गोली लग गई, जिसकी वजह से शुभम घायल हो गया है। और शुभम कुमार के परिवार में 2 भाई व 3 बहन हैं। वहीं आपको बता दें कि परिवार वालों को पता चला कि अचानक से गोली चली और जिसमें कि शुभम घायल हो गया। परिवार वाले जो गाँव वाले हैं वो बेहद खौफ में हैं। पीताम्बर जी, आपका बेटा कहाँ काम करता है, किस चीज़ का करता है? काम करता है। आज क्या हुआ सुबह उसके साथ? उसके साथ जो है गोली बताया उसने कि हाथ में गोली लगी है, ये बताया गया। बस किस टाइम लगी, क्या कुछ पता चल पाया अभी? सुबह ही 6:30 बजे के करीब हुआ था। यहाँ तो पता 10-11 बजे लगा। अभी कहाँ है बेटा आपका? सर वहीं पे हुआ कश्मीर अस्पताल में। बात हुई आपकी? मेरी बात उससे अभी तक नहीं हो पाई, और उसे करीब परिवार में। जी माया जी, क्या कुछ हुआ शुभम के साथ आज? बस जितना मुझे पता चला उतना सर मैंने बता दिया। क्या पता चला? क्योंकि वही लड़का हाथ धोकर रूम के बाहर हाथ धोने आया जी, फिर हाथ धोने के बाद अंदर गया तो इतनी देर में गोली चल गई लड़के के सामने, तो वही लड़के के हाथ में गोली लगी। किस चीज का काम करता है, कहाँ पे? सैलून का। क्या कहाँ पे है? कश्मीर। तो आपकी बात हुई? जी हाँ, बात हुई थी लड़के द्वारा होड़ पर रखो, तो लड़के ने मेरे बात करी थी। उन्होंने कहा कि भैया मुझे कोई जादू नहीं हो, एक गोली मेरे हाथ में लगी हो। मैं अपने कमरे से निकल कर हाथ धो रहा था और हाथ धोकर वापसी जा रहा था, और कितनी देर में गोली चल चुकी। अब खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से है, जहां पर भोगनीपुर थाना क्षेत्र में एक दंपत्ति का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कि आपको बताते चले कि दंपत्ति दबंगों की दबंगाई से त्रस्त हो चुके थे और ट्रेन के आगे कूदकर दोनों ने आत्महत्या की बात जो है वो कहकर सामने आ रही है। आपको बताते चले कि वीडियो बुजुर्ग
पिता ने देखा तो चीख मारते हुए रेलवे ट्रैक की तरफ भागे, लेकिन जब तक वह वहां पहुंचे तब तक दोनों अपने जान गंवा बैठे थे। वहीं आपको बताते चले कि जवान बेटे और बहू की कटी लाशें रेलवे ट्रैक पर पड़ी हुई थी। खुदकुशी करने से पहले पति और पत्नी ने वीडियो बनाकर गांव के रहने वाले अपने पड़ोसी मोहित दुबे, रोहित दुबे, रविंद्र दुबे, प्रवेश दुबे, अंश द्विवेदी, छोटू द्विवेदी के साथ साथ टीटू दुबे और कपिल दुबे के द्वारा दबंगाई के चलते खुदकुशी करने की बात कही और वीडियो बनाकर अपने घर वालों को भेज दिया गया। वहीं आपको बताते चले कि वीडियो बनाने के बाद पति पत्नी दोनों ने एक दूसरे के हाथ को पकड़कर ट्रेन के सामने कूदकर खुदकुशी कर ली और जैसे ही परिजनों को वीडियो की जानकारी हुई तो मृतक सोम शुक्ला के पिता विजय शुक्ला ने जब अपने बेटे से संपर्क करने का प्रयास किया और उसके पास पुखराया पहुंचे तो तब तक दोनों पति और पत्नी ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर चुके थे। मैं सोम शुक्ला सन ऑफ श्री विजय शुक्ला और हमारी पत्नी श्वेता शुक्ला, हम दोनों लोग आज आत्महत्या करने जा रहे हैं। मैं दुबे परिवार के कुछ लोग जैसे मोहित दुबे, रोहित दुबे, सन ऑफ रविंद्र दुबे, प्रवेश दुबे, उनका पुत्र अंश द्विवेदी, छोटू द्विवेदी, प्रवेश दुबे और मोहित दुबे, रोहित दुबे, टीटू दुबे, प्रदीप दुबे, कपिल दुबे परेशान करते हैं। हाँ। कपिल दुबे और मिंटू दुबे, ये लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। ड्यूटी जाते हैं, ड्यूटी में परेशान करते हैं। ये लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। प्रदीप दुबे और उनके पुत्र शीलू दुबे, मयंक द्विवेदी, शीलू दुबे, ये दो रोहित दुबे, मोहित दुबे, सन ऑफ रविंद्र दुबे 4 और ये छोटू दुबे, अंश द्विवेदी, प्रवेश कुमार और कपिल दुबे, ये सारे टीटू दुबे, ये लोग बहुत परेशान करते हैं। ड्यूटी जाते हैं, ड्यूटी पे परेशान करते हैं, घर पे जाते हैं, गांव में परेशान करते हैं। हमें लोगों को तुम्हें परेशान करते हैं। हाँ। और हम लोग जान देने जा रहे हैं। इसमें हमारे माता पिता और छोटे भाइयों की कोई गलती नहीं है। ये लोग इनके नाम लिए हैं, इनके लोगों की वजह से हम लोग आत्महत्या करने जा रहे हैं। नाम है भाई लल्ला विजय शुक्ला। जो आपके बच्चे और बहू ने इस प्रकार का कदम उठाया, इन लोगों ने सताओ रोज घेर रहे थे। फुलिया कहूँ घेरते, वो ड्यूटी करन जा तो रोज घेरते ये लोग। हम तुम्हें बताए हैं, तुम्हें जान से खत्म कर दी है। ये रोहित दुबे, मोहित दुबे, छोटू, अंश दुबे, ये लोग सबरे यार हाथ में जा था। ये पैसा वाले बहुत है। इनने नाम हमारे लड़के ने नाम लाओ माए खुदाई। ये परसों घेरो और या मैं अब तुम आओ क्या करा हर से। बोले भैया जो तुम्हें करने हो कर ले माओ, हम तुम पे कुछ नहीं गए। हमने घर वाले बताइए। हाँ, हम परसों जा रहे थे रिपोर्ट करने कल, तब तक हमने कही जा रहे बाद में अब जाइए बस दरोगा जी के बताइए। तब तक यो एगो कांड हमाओ जानकारी हमें वीडियो मिलो और हम जैसे यहाँ से दौड़ के गए, आगे में भीड़ ऐसी मिली तो ये भाई जा रही कोई का है समझे नहीं आओ। हाँ, हमें कुछ नहीं बताओ, या बताओ लड़ा तुम आप कहाँ गो। हम ड्यूटी गए, हम मरेंगे भाई। सब जने हमें परेशान करते हैं, गाली गलौज देते हैं। हमने समझाई लल्ला पे दिन खराब है, लल्ला पे पैसा वाले हैं। लल्ला माँ कोई संगति भैया नहीं है। लल्ला तसल्ली रखो, आज रात है दिन ही नहीं। लल्ला दिन बदली है, पे तसल्ली रखो। यही कह के हम पे लाल का समझा देते, यह नहीं जानते कि लाल माए पर प्राण दे दिए। लाल माए उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के बहुचर्चित बलवंत हत्याकांड में शिवली के पूर्व कोतवाल और चौकी इंचार्ज को कोर्ट ने 5-5 वर्ष की कैद के साथ साथ 10,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। आपको बताते चले कि कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में
एसओजी की टीम को दोषमुक्त भी कर दिया है और फिलहाल दोनों अभियुक्त जेल में हैं। आपको बताते चले कि शिवली के सरैया लालपुर गांव के व्यापारी बलवंत सिंह की 12 दिसंबर 2022 को रनिया थाने में पिटाई करते हुए मौत हो गई थी और जिसमें कि आपको बताते चले कि पुलिस ने बलवंत को लूट की घटना के संबंध में पूछताछ के लिए उठाया था और घटना के बाद बलवंत सिंह के जो चाचा थे अंगद सिंह कि शिवली में तत्काल कोतवाली राजेश सिंह के साथ साथ मेथा चौकी इंचार्ज ज्ञान प्रकाश पांडे और एसओजी के प्रभारी प्रशांत गौतम के साथ साथ उनकी टीम पर हत्या करने के आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद इस रिपोर्ट को दर्ज करवाया गया था, जिसमें कि आपको बताते चले कि आज कोर्ट की ओर से सुनवाई हुई। नाम प्रीति सिंह है, राजेश कुमार सिंह इंस्पेक्टर साहब जो थे उनकी वाइफ है। बिल्कुल अन्याय मानते हैं, बिल्कुल अन्याय मानते हैं। पूरा मामला ये है कि शिवली थाना में जो लूट हुई थी उसका मामला शिवली में था, तो उसको एसओजी ने जो पकड़ा है रनिया थाने में ले गए हैं पकड़ के। जो भी मैटर था वो रनिया थाने में हुआ है और एसओजी टीम होती है जो एसपी द्वारा गठित होती है, उसमें इंस्पेक्टर का कोई दोष नहीं होता है। ये आप लोग सब लोग जानते होंगे, सब लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं ना, तो फिर इसमें एक इंस्पेक्टर कैसे दोषी हो सकता है? आप कोर्ट के फैसले पे सवाल उठा रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल उठाएंगे। अच्छा, उन लोगों को बरी किया गया? हाँ बिल्कुल। क्या कारण हो सकता है? पता नहीं, वही तो मैं चाहती हूँ, मुझे वो कारण जानना है। क्या एक जीडी के आधार पे और एक आई विटनेस के आधार पे आप बताइए क्या फैसला सही है? आप अब आगे कहाँ जाएंगे? आप? हम हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से फैसला नहीं मिलेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर। यहाँ जो निचली अदालत में फैसला हुआ उसके खिलाफ आप हाई कोर्ट में अपील करेंगे? बिल्कुल करेंगे। बेस क्या है आपके पास? हमारे पास ये बेस है कि हम संतुष्ट नहीं। क्या लग रहा है? फैसला नहीं हुआ। फैसला कहाँ हुआ? 11 आदमी के नाम FIR है, 3 आदमी को SIT टीम ने निकाल दिया। फैसला SIT टीम हो गई, न्यायपालिका नहीं रही, SIT टीम 6 को निकाल दिया। फैसला का एक आगे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, राष्ट्रपति के यहाँ जाएंगे, निर्णय लेकर आएंगे 1 साल के बीच। मेरा नाम साधना पांडे, मैं ज्ञान प्रकाश पांडे की पत्नी हूँ। आज फैसला आया है, मैं इससे नहीं खुश हूँ। मेरे साथ घोर अन्याय हुआ है। मुझे क्या लगता है मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे साथ अन्याय हुआ है। वो बलवंत की पत्नी के साथ तो अन्याय हुआ था, लेकिन अब मेरे साथ अन्याय हुआ। एसओजी जो टीम है उसने बेरहमी से इन लोग बलवंत की हत्या की थी। एसओजी को बरी कैसे कर दिया गया? अब ये कैसे कर दिया गया हमें नहीं पता है। होने के बावजूद भी उनको बरी कर दिया गया। फैसला जो हुआ है मेरे खिलाफ कोई गवाही नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ जीडी के आधार पर हमें ये दोषी ठहराया गया है। 5 साल की सजा से संतुष्ट नहीं है। फैसले में जो 19 को जजमेंट आया था, पत्रावली में पर्याप्त साक्ष्य थे, चाहे वो प्रथम सूचना रिपोर्ट हो या जो अभियोजन के साक्ष्य थे। और इतना ही नहीं, प्रशांत कुमार गौतम जो तत्कालीन जो एसओजी प्रभारी थे, उनके बयान या और जो बयान थे, उसमें एक बात तो पूरी तरह से सिद्ध हो चुकी थी कि मृतक बलवंत को स्वस्थ हालत में रनिया थाने में ले जाकर निरुद्ध किया गया। और निरुद्ध करने के बाद की स्थिति जितनी थी, अगर अन्य कोई साक्ष्य भी न होते तो सारी की सारी जिम्मेदारी पुलिस अधिकारियों की बनती थी कि वो बताते कि आखिर बलवंत की मृत्यु कैसे हुई और जो 31 चोटें उसके शरीर में गंभीर पाई गई और जो चेंबर पूरी तरह से खाली था वो कैसे खाली हुआ। उस सारी की सारी स्थितियों को बताने का पूरा दायित्व पुलिस प्रशासन और उन लोगों पर बनता था जिन लोगों ने जाकर वहाँ बंद किया था। उन सारी की उपस्थितियाँ वहाँ पर पाई गई। अब बात आती है न्यायालय का निर्णय जो भी है उसके खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष इसमें अपील दाखिल की जाएगी। निर्णय देखने को नहीं मिला। यहाँ आज जो निर्णय आया उस निर्णय में 5 साल का जो सजा की गई है तत्कालीन शिवली थाना प्रभारी राजेश कुमार सिंह और तत्कालीन जो मेथा चौकी प्रभारी हैं ज्ञान प्रकाश पांडे, इनको 5 साल की सजा और सजा के साथ साथ 10 साल का जुर्माना। और साथ में एक और आदेश है न्यायालय का, वो ये कि 10 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति के रूप में शासन जो पीड़ित परिवार है उसकी पत्नी उसके बच्चों के लिए करेगी। और साथ में इस जो 10 लाख की प्रतिपूर्ति अगर सरकार चाहे तो इसके लिए वह तत्कालीन पुलिस अधीक्षक सुनीति, तत्कालीन पुलिस क्षेत्राधिकारी रसूलाबाद आशापाल
तत्कालीन अकबरपुर पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रभात कुमार और तत्कालीन रनिया थाना प्रभारी शिव प्रकाश सिंह। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।